हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका मैथ एकेडमी में स्वागत है। और हम यहाँ पे करने वाले हैं, आज हम 50 क्वेश्चनों का टारगेट फिर लेकर आए, जहां पर 50 क्वेश्चनों का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें एनालिसिस के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी शामिल किया जाएगा। तो सारी चीजें इसमें कंप्लीट कराने की कोशिश है। तो ध्यान से समझना इस वीडियो को और अंत तक जरूर देखना। जब कभी भी आप वीडियो देखते हो तो एक बार हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर किया करो, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ठीक है जो बेसिक मैथ कर रहे हैं, जिनका मैथ बहुत ही कमजोर है, मतलब एकदम इनिशियल लेवल पर। यह नवोदय की जो तैयारी कर रहे हैं, नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, उनके आधार पर ये वीडियो को बनाया जा रहा है। उसी के आधार पर क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया। तो ध्यान से देखना, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 है। इससे पहले 100 क्वेश्चनों का हम रिवीजन करा चुके हैं। तो यहां पर देखते हैं, दो मेजों का मूल्य उतना ही है जितना 4 कुर्सियों का है। ठीक है, यहां पे ये बोल रहा है कि जितने में 2 मेजें आ रही है, यहां पर 2 मेज को मान लेते हैं कि एक मेज x रुपया की आएगी, तो 2 मेज कितने की आएंगी? 2x की आएगी। एक कुर्सी को मान लेते हैं ₹22 की आ रही है, तो 4 कुर्सी 4y की होंगी। ये बोला जितने में 2 मेजें आ रही थी उतने में 4 कुर्सी आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि मेज महंगी है, और महंगी भी कितनी है? दुगनी है, दुगनी प्राइस पर है मेज, और इसकी प्राइस आधी है। एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? इन्होंने बोला कि यदि एक मेज 250 रुपया की है, एक मेज 250 रुपया की है, तो एक कुर्सी कितने की? सीधा आंसर आ जाए कितना? 125। कैसे आया? क्योंकि यहां पर अगर हम देखें, ये कट जाएगा, तो एक कुर्सी का मूल्य बराबर क्या है? 2 मेजों के मूल्य के बराबर है। एक मेज का मूल्य 2 कुर्सी के बराबर है। एक्स मेज लिया है और एक मेज का मूल्य 250 रुपया दे रखा है। एक मेज हमने जो कि एक्स लिया है वो कितने रुपया की आ रही है? 250 रुपया की आ रही है। तो 250 रुपया एक मेज का मूल्य है, जो कि 2 कुर्सियां के बराबर है। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा? 2 से भाग दे दिया तो 125 होगा। तो बेसिक मौखिक क्वेश्चन था ये, सिंपल सा। इस क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि जितने में 2 कुर्सियां थी उतने में, जितने में 4 कुर्सियां थी उतने में 2 मेजें आ रही है। तो यहां पर दिख रहा है, साफ करने के लिए बोर्ड को। देखो इधर ही कहीं पे रखा होगा। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, जो कि यहां पर 102 नंबर का क्वेश्चन है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 18 लड़कियां हैं। कुल कितने हैं विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी हैं। 40 में से लड़कियां कितनी? 18 लड़की हैं 40 में से। ठीक है, यही इसका मतलब यही होगा कि जो 40 टोटल 40 है, 40 में से 18 लड़कियां हैं। बताओ कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, तो लड़कियां कितनी हैं? यहां पर दे रखा है लड़कियों की संख्या 18 है। तो हमें डिपेंड करता है कितने में से, कितने में? 40 में से 18 लड़कियां हैं। ठीक है, परसेंटेज में पूछना है तो सिर्फ और क्या करते हैं? 100 का गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा प्रतिशत में वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। 2 से करेंगे, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 से 5 बार कट जाएगा, 5 नेम 45। तो यहां पर ये जो आंसर आया वो कितना? 45% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा है। अगर लड़कियों की जगह पे लड़कों का प्रतिशत पूछ लेते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि एक कक्षा जो कि 40 छात्र हैं, उसमें 40 में से 18 लड़की हैं, तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? पूछ सकते हैं। तो जब हमने लड़कियों का प्रतिशत निकाला था तो कितना आया हमारा? 45% आया। तो लड़के कितने होंगे? 55%।
क्योंकि कुल कितना होता है 100%। उस समय आपको लड़कों का प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक का निकाल लिया, लड़कियां 45 है तो लड़के ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास में शोर कर रहे हैं कुछ बच्चे। इस पे ध्यान देना, माइक पे। एक 103 प्रथम 5 अवाच्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 5 या 50 या जितने भी संख्याएं इकाई अंक की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक ही लेंगे, उससे पीछे कितने अंक दे रखे उन सभी अंकों को काट देंगे। समझ रहे हो, इकाई यानी यूनिट प्लेस जिसे हम बोलते हैं वंश, उस पर क्या होगा। जैसे हमने बोल दिया कि एक संख्या यहाँ पे 5 बोली, 5 अवाच्य संख्या है। 5 अवाच्य संख्या कौन कौन सी प्रथम में बोली है। प्रथम की बात है तो 2 से शुरू होगा, क्योंकि सबसे छोटी अवाच्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और 11। ये प्रथम 5 अवाच्य संख्या हो गई। इन्होंने बोला कि इनका इकाई अंक क्या होगा, इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा अगर इनका गुणा किया जाए तो। 3 दूनी 6, अभी एक ही अंक है इसमें, 6 पंचे 30। अब इसमें 2 अंक आ गए, इकाई और दहाई। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि जब इकाई अंक की बात है तो पीछे के अंकों को हटा देंगे। पूरा ध्यान यहाँ पे रखें क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। तो हमने ये इकाई और दहाई में दहाई अंक हटा दिया क्योंकि इकाई अंक हमें लेना है। अब 0 का गुणा हम इन दोनों से, चाहे कितनी सी भी संख्याओं से 0 से गुणा करते तो इकाई अंक 0 ही रहेगा। तो यहां से क्वेश्चनों का आंसर जो आ गया वो पहला आ गया, पहला आंसर एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हर एक चैप्टर से क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं और रिवीजन चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड लेके चल रहा है। वैसे एक नॉर्मल स्पीड है जहां पर आप क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितनी बेची 25। अब यहां पर ध्यान देना कि हम ट्रिक पे करेंगे एक तो काम, और एक समझेंगे कि किस तरह से इसको करना चाहिए। यहां पे बेची कितनी गई, बेची गई वस्तु कितनी है 25 है, और लाभ कितनी वस्तुओं का है 5 वस्तुओं का लाभ है। तो ट्रिक क्या कहती, वस्तुओं के ऊपर परसेंटेज निकाल सकते हो। वस्तुओं पर प्रतिशत लाभ बराबर क्या है, कितनी वस्तु का लाभ होगा, कितनी वस्तुओं का लाभ होगा। लाभ किस पर, वस्तु पर, और कितनी वस्तु बेची गई, कुल बेची गई वस्तुओं की संख्या। तो यहां पर ध्यान दो कि कुल कितनी वस्तु बेची गई 25, कितनी वस्तुओं का लाभ है 5 का। परसेंटेज में देखना है तो यहां पर ये है 25 पर 5 का लाभ है, 25 बेची 5 वस्तुओं का लाभ है। परसेंटेज में देखना होता तो सिंपल सी बात है कि 100 का गुणा तो आपको करना ही है। तो यहां पर 25 चौके 100, 5 चौके 20, 20% का सीधा सा लाभ होगा। ठीक है, 20% का यहां पर लाभ हो गया। इस ट्रिक से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं जिसमें बेची गई संख्या को दर्शा गया है। और अब यहां पर एक काम गड़बड़ हो सकता था। जैसे देखिए, अगर हम इसको बेसिक तरीका से किया जाए कि 25 वस्तु बेची उसने, कितनी बेची 25 बेची, सेल किया उसने, सेलिंग प्राइस 25 वस्तुओं का देखा रहा, और 5 वस्तुओं का लाभ होगा। इसका मतलब क्या होगा कि उसने 30 वस्तु खरीदी होगी। कितने में, जितने में 30 वस्तुओं खरीदी थी उतने में 25 वस्तु ही बेची है। मान लेते हैं उसने 30 वस्तु 30 रुपया की खरीदी थी,
और यहाँ पे 25 वस्तु ही उसने 30 रुपया की बेच ली। ठीक है, तो 30 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, 5 वस्तुओं का लाभ हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो बन जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा अगर तुम एक चीज कर सकते हो तो बड़ी आसानी से कर सकते हो कि एक ऐसी संख्या लीजिए यहाँ पर कि जिसमें 25 का भी भाग चला जाए और 30 का भी भाग चला जाए। तो एक ऐसी संख्या हमारे लिए सबसे अच्छा है, इनका एलसीएम जो है 150 आ रहा है। तो सपोज मान लेते हमने, होगा शुरू, जितना ज्यादा आप लोग बातें करेंगे उतने ज्यादा डिस्टरबेंस होगा। तो इस चीज को हमें क्लास में बोलना पड़ता है, ये शर्म की बात है। 12 बजे के बाद गेट लगाओ। तो हमने क्या किया, यहां पर 25 और 30 है। जितने में हमने 30 वस्तु खरीदी उतने में 25 वस्तु बेची। तो यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि 5 वस्तुओं का लाभ हो जाएगा उसको। तो यहाँ पर लाभ जो निकाला जाता है वो लाभ प्रतिशत जो निकाला जाता है वो किस पर निकाला जाता है, लाभ बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। इस कॉन्सेप्ट से भी हम इसको जल्दी कर सकते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए तब जाके निकालेंगे। तो यहां से हमने एक वस्तु का मूल्य निकाल लिया। एक वस्तु कितने की आ रही थी, 5 3 5 15, 5 रुपए की एक वस्तु खरीदी और 25 छक्के 150, 6 रुपया की उसे बेच दी। लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपया का। अब इतना सारा तामझाम करने से अच्छा इसलिए हमने ट्रिक बताई थी, उससे कर सकते थे। एक का लाभ होगा, वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 रुपया है, तो वही आंसर आएगा। एक रुपया का लाभ, कॉस्ट प्राइस 5 रुपया निकाली, गुणा कितना 100 है, इसे काटेंगे तो 20% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो ये तुम्हारा बेसिक मेथड से आप कर सकते हो, लेकिन सीधा सा याद रख लेना कि जब आपको पता है कि नंबर ऑफ वस्तु कितनी बेची गई, कितनी वस्तुओं का लाभ है, तो जितने वस्तुओं का लाभ है उससे ऊपर रखेंगे, कितनी वस्तु बेची उससे नीचे रखेंगे, उनका अनुपात निकाल लेंगे। किसी भी संख्या जो भिन्न के फॉर्म में आ गई उसे परसेंटेज में बदलना, तो 100 का गुणा कर देंगे, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। 1 रुपया में 60 नारंगी को बेचने पर 20% का लाभ होता है। 50 रुपया में खरीदी गई नारंगियों की संख्या कितनी होगी। यहां पर ये दे रखा है कि 1 रुपया में 60 बेचा तो 20% का लाभ हो गया। सेलिंग प्राइस दे रखी है, क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस यहां पर दे रखी है। 1 रुपया में 60 नारंगी, ठीक है, तो यहां पर 50 नारंगी कितने में बिकी होंगी। 1 रुपया में 60 बेच रहा है तो 50 में कितनी बेची होंगी, तो 50 का गुणा हमने इसमें कर दिया, तो 50 का गुणा हम इसमें कर देंगे। 3000 रुपया की बिची होगी, 5 छक्के 30, 2 0, तो 50 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा 3000 रुपया। तो ध्यान से समझ लेना कि यहां पर 50 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस दे रखा है, जो किस पर दे रखा है, लाभ पर। लाभ क्या होता है, 100 से ज्यादा। जो जितने अच्छे से समझेगा और उसका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा तो समय नहीं लगेगा। 50 वस्तु 3000 की बेची और लाभ कितना, 20% का लाभ है, लाभ है नहीं 100 से ज्यादा, बराबर कितना, 3000। हमें पूछा गया है कि 50 नारंगियां 50 रुपया में कितनी खरीदी थी। 50 वस्तुएं 3000 में बेची तो 50 वस्तुएं कितने रुपया में खरीदी थी। तो यहां पर 1% निकालेंगी, 1% निकालना है तो 3000 में 120 का भाग दे दिया, 100 का गुणा कर दिया। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। 6 से काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 जीरो बचना चाहिए और 6 2 से काट दिया 5, 5 का गुणा किया इससे, 5 25,
इस तरह से 2500 रुपया में तुमने 50 वस्तुएं खरीदी थी और उसको बेच कितने में दिया? 3000 में। तो वहां से लाभ हो जाएगा। अगला देखते हैं। लगातार 3 विषम संख्याओं का योगफल 51 है। सबसे छोटी, सबसे, देखिए ध्यान से, अब हमने यहां पर आपको एक ट्रिक फिर से लेके आए हैं। देखिए ट्रिक और साथ में क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे विषम संख्या, लगातार कितनी विषम संख्या है? 3 विषम संख्याओं की बात हो रही है। 3 विषम संख्याओं की बात हो रही है, तो बीच में देखिए 3 विषम संख्या है, 1 2 3 मान लिया। तो जो औसत होता है अगर विषम या सम हो, 3 5, ध्यान देना विषम के लिए ये ट्रिक काम करेगी। 3 हो संख्या, 5 हो, 7 हो या 9 हो, विषम संख्या हो तो बीच की संख्या में पता चल जाती है। बीच की संख्या कैसे पता चलती है? जैसे 3 है, इसमें 1 जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया, तो दूसरे नंबर की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? निकल आएगी, बीच की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पे बीच में कौन है? 51 है। बीच में कौन है? 51 है। तो जब विषम संख्याओं का क्या दे रखा है? यहाँ पे योगफल दे रखा है। विषम संख्याओं का योगफल 51 है। अच्छा, ये औसत नहीं है, हमने गलत कर दिया। चलो, यहां पर योगफल दे रखा है। विषम संख्याओं क्या दे रखा है? योगफल दे रखा है 51। 3 विषम संख्या, उनका योगफल कितना दे रखा है? 51 दे रखा है। यहाँ 5 होती तो 5 का भी होता है, 7 होती तो बीच की संख्या हम डायरेक्ट इससे पता कर सकते। कैसे करेंगे? 3 संख्या 3 का भाग दे दीजिए। जैसे 3 का भाग देंगे तो बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। 5 विषम संख्या होती तो 5 का भाग दे देते तो बीच वाली संख्या आ जाती। ठीक है, जैसे हमने इसमें भाग दिया तो 17 निकल के आया। तो बीच में कौन है? 17 है। विषम संख्या है, पीछे की तरफ देखेंगे तो इसके 15 मिलेगा, आगे की तरफ देखेंगे तो क्या मिलेगा? 19 मिलेगा। उन्होंने बोले सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो गई है? 51। ये तो रहा ट्रिक है, जिसमें अपन 3 विषम संख्याओं का योगफल दे रखा है। 3 की जगह पे वो 5 भी कर देते। क्या कर देते? 5 कर देते, 7 कर देते, 9 कर देते। जितनी भी संख्या कर देते तो हम बीच की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते थे। उसके 2 कदम पीछे जाओगे तो इधर सबसे छोटी मिल जाएगी, 2 कदम आगे जाओगे तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना कि अब इसको मेथड से करते हैं सम और विषम। सम और विषम में मान लेते संख्या x है, पता नहीं है हमें, पता नहीं है तो x ले लिया। सम और विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। तो अगले हम 2 जैसे जोड़ देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी, क्रमागत है। इसके आगे 1 2 और जोड़ देंगे तो इसके आगे वाली संख्या आ जाएगी। तो 3 लगातार विषम संख्याएं हो गई है। इन दोनों तीनों का योगफल दे रखा है। x कितने बार आएगा जोड़ेंगे? तो 3 बार, तो ये 3x हो जाएगा। संख्या संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 6 हो जाएगा। ये किसके बराबर? 51 के बराबर है। यहां से ये जाएगा तो घट जाएगा तो 45 बचेगा। 51 में 6 घट गया, 45 बचा। इधर बचा 3x है, 3 से 45 कट जाएगा, ये कम 3 बची 15। तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या है वो 15 आ गई है। 15 के बाद 2 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगी, फिर 2 जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगी। तो यहां से भी आप कर सकते हो, टाइम नहीं लगेगा, पर पूरा डिपेंड करता है कि पता होना चाहिए आपको करना क्या है। पता तभी चलेगा जब आप प्रैक्टिस भरपूर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देखो स्क्रीन पे सही दिख रहा है क्या है ये क्वेश्चन? कितनी बार पूछा गया इस क्वेश्चन को? ठीक है, अंदर वाले कमरे में होगा। कौन रखा था? हाँ, चलो देखते हैं।
ठीक है, हाथ से धब्बा पड़ते हैं इसमें। तीन घंटियां 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 बजे एक साथ बजे तो पुनः एक साथ कब बजेंगे? एक साथ कब बजी? 11 बजे बजी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि दोबारा कब बजेंगी, दोबारा ये कब बजेंगी एक साथ। तो क्या करते इस तरह क्वेश्चन के लिए हमें एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? जो समय अंतराल दे रखा है उसी समय अंतराल का हमें क्या लेना है, यहां पर एलसीएम लेना होता है। और जिस फॉर्म में समय दिया है उसी फॉर्म में हमारा इसका आंसर आएगा। मिनट में दे रखा है तो मिनट में ही आंसर निकालेगा। ठीक है, तो जैसे ही 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 छेके 12 और 15 नहीं कटेगा 2 से, 5 3 15, 3 5 1 5, 5 से कट गया पूरा, फाइनली आ गया 5 थी 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 मिनट निकल के आ गया। 60 मिनट घंटे में चेंज करेंगे तो 1 घंटा बनता है, यानी 1 घंटा बाद ये दोबारा एक साथ फिर से बजेंगे। 1 घंटे बाद दोबारा बजेंगे, इसका मतलब 11 बजे बजी थी, 11 में 1 घंटा जुड़ जाएगा तो अब 12 बजे बजेंगे। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर एकदम सही होगा। सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में पूछते ही रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किसी धन को किसी साधारण ब्याज की दर से 9 गुना होने में 30 वर्ष का समय लगता है। 9 गुना होने में, अभी ये वाला क्वेश्चन के लिए भी हमने ट्रिक बताई थी, आपको ध्यान रखना। जितना गुना हुआ है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई धन था जो 9 टाइम्स हो गया है, यानी 9 बार 9 गुना हो गया, तो वो उससे 9 गुना होने में कितना समय लग रहा है? 30 वर्ष लग रहा है। तो यहां पर सिंपल सा हमने क्या होता है, जितना भी गुना हुआ है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, जो समय दे रखा था उससे भाग दे देंगे। तो ये हमारा जो समय जो क्या निकल के आ गई, दर आ गई। 3 चीजें हैं। तो जितना गुना, अगर हमें यहाँ पर पूछा क्या है वो अभी मायने नहीं रखता, अभी अगर दर पूछा होता तो सीधा ये निकाल लेते। ठीक है, तो 30 वर्ष होने में जो प्रिंसिपल था जो 100 होता है वो कितना हो गया? 9 गुना, यानी 900% हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट जो है 900% हो गया, इसे होने में 30 वर्ष लग गया। और 30 वर्ष का ब्याज कितना निकला? तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, 900 में से 100 घटा तो 800% ब्याज मिल रहा है। 800% ब्याज मिल रहा है 30 वर्ष का। और उन्होंने ये बोला है तो उसी दर से 17 गुना होने में, उसी दर से है ना, उसी दर से 17 गुना होने में कितना समय लगेगा, यही पूछा है ना। ध्यान से देखना कि वही प्रिंसिपल वही है, पर कितना गुना हो गया? 17 गुना हो गया, यानी 1700 हो गया। कितना समय लगा इसको? तो यहां पर ध्यान से देखना कि 8 गुना होने में ब्याज कितना मिल रहा है? यहां पर 1700 में से 100 जाएगा तो 1600% मिल रहा है। एक तो आप यहां से कर सकते हो सीधा थ्रू कि 30 साल का ब्याज कितना है? 800% है, तो यहां पर कितने वर्ष में हो जाएगा? 1600%, 60 वर्ष में हो जाएगा कि नहीं? तो यहां पर तुम मेंशन कर सकते हो कि 30 वर्ष का जो ब्याज था वो कितना था? 800% था। तो कितने वर्ष का ब्याज? 1600% हो जाएगा। तो हम इनका डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट गुणा अनुपात निकाल के भी कर सकते हैं इस तरह से। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। इस तरह से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और सीधा सा देखा जाए तो ये मौखिक क्वेश्चन है कि 30 वर्ष में 800%
हो रहा है, तो 1600% होने में 60 वर्ष का समय लगेगा। तो यहां पर अगर वो दर पूछ लेते कि इसकी दर क्या होती, दर क्या होगी, कोई धन है अपने से 9 गुना होने में 30 वर्ष का समय लग रहा है, तो उसकी दर क्या होगी, दर पूछ लेते, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होगा। जितना गुना होगा उसमें से एक कम कर दो और सीधा भाग दे दो, जितना समय में होगा उससे समय से भाग दे दिया, तो 800/30 है। 0 से 0 कट जाता, 3 दूनी 6, 3 18, तो बचता। ये इतना प्रतिशत दर होती, इतना प्रतिशत दर होती, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे ही फॉर्म में लिख दे इस तरह से। तो अगर हम इसको यहां से, जैसे हमने एक ही बार में हमने इतना सॉल्व कर लिया कि 9 गुना होने में उसे 30 वर्ष लगा, इतना हमने निकाल लिया दर। क्या आप इससे, इसी दर से आप, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उसी दर से 17 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो हम उसको भी निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। 17 गुना हो गया, यानी 17 में से एक घटा दिया, गुणा 100 का कर दिया और बटे क्या कर दिया, दर से भाग दे दिया, तो हम यहां से भी हम समय निकाल सकते हैं। दर जो है हमारी जो पहले निकली है वही दर से हमें यहाँ पर समय निकाल सकते हैं। 17 गुना, जितना गुना होगा एक कम किया, 100 का गुणा किया बटे ये, तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुणा 100। डबल बटे वाली संख्या ऊपर 3 है, बटे में कौन रह गया, 80। 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये कितना, 60 वर्ष आएगा। 3 दूनी 6, 6 का ये 10 से गुणा, तो 60 वर्ष आ जाएगा। तो आप एक ही लाइन में यहां से दर निकाल सकते, दर से हम क्या कर सकते थे, 17 गुना या कितना भी गुना हम निकाल सकते हैं, कितना समय लगेगा। समझ में आ गया। कई लोगों ने जो अगर थोड़ा सा भी मिस किया होगा तो वो नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। दो कॉन्सेप्ट है इसके लिए, एक तो टाइम और एक रेट। टाइम और रेट में गुना जितना होता है, जितना भी गुना हुआ है उसमें से एक कम किया, 100 का गुणा किया, समय दे रखा है तो रेट से भाग देंगे, समय निकालना है तो रेट से भाग देंगे। दूसरा, जितना गुना हुआ है उसमें एक कम कर देंगे, 100 का गुणा करेंगे, और ये अगर रेट निकालना है तो जितना टाइम दिया तो टाइम से भाग दे देंगे। ये कॉन्सेप्ट से हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पर अप्लाई किया हमने इस क्वेश्चन को, तो ये 9 गुना हुआ था, 9 में से 800 हो गया था, 800 बटे समय, दर कितना दे, यहाँ पर टाइम वाला दिया था तो ये वाला पे आएंगे, पहले तो यहाँ से दर निकालेंगे। 800 हो गया, 9 गुना होगा, 9 में से 1 गया 8, 8 का 100 से गुणा, 800। समय जो दे रखा 30 वर्ष दे रखा, तो यहां से हमारी दर निकल के आ गई। अब निकालना है यहाँ पर टाइम, कितना गुना होगा, 17 गुना होगा, 17 में से 1 जाएगा तो 16, 16 का 200 से गुणा 1600, दर कितनी दे रखी, 80, डबल बटे वाली संख्या ऊपर। तो ये कैलकुलेशन सिर्फ इतने में बन जाती, इतने में बन जाती, तो हमारा आंसर तो आ ही चुका था। ये 8 दूनी 16, 20 हो गया, ये 20 दिया 60। तो ये था पूरा समझाने के बाद शॉर्ट ट्रिक करते हैं तो काफी आसानी मिलती है समझने में। उस चीज का बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं कि पहले पूरा बेसिक के साथ साथ आपकी ट्रिक निकल के आती है, उस चीज को लेके चल रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन रहा, बोर्ड मास का सवाल है, और बोर्ड मास से एक क्वेश्चन तो आता ही एग्जाम में, इस चीज को गांठ बांध ले। एक क्वेश्चन कम से कम बोर्ड मास पर आता है, क्या है, चालू है, ठीक है। देखिए यहां पर बोर्ड मास से एक सवाल आता है, और बोर्ड मास में सबसे पहले देखा जाए, सबसे पहले रेखिक कोष्ठक को महत्व दिया जाता है। रेखिक कोष्ठक इसमें लगा हुआ है, तो बोर्ड मास BODMAS, ये 5-6 चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है।
तो सबसे B4 होता ब्रैकेट, और ब्रैकेट हमारे सामने चार तरह से दिखाई देंगे। रेखिक कोष्टक, दूसरा छोटा कोष्टक, तीसरा मझला कोष्टक, चौथा बड़ा कोष्टक। इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। अगर दिया है रेखिक कोष्टक दिया है तो सबसे पहले पूरे सवाल में रेखिक कोष्टक को हल करेंगे, और ऑफ मीन्स का, जिसका मतलब भी गुणा होता है, पर ये गुणा से पहले हल किया जाता है। ध्यान रखें, गुणा और भाग से भी पहले हल किया जाता है। अगर का हिंदी में लिखा है या अंग्रेजी में ऑफ बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या आएगा इसका, ऑफ। B4 डिवाइड, जिसे भाग कहते हैं, जो कि का के बाद नंबर आता है, मल्टीप्लाई, भाग के बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, गुणा के बाद प्लस, और लास्ट में माइनस, जो कि प्लस होने के बाद फाइनल बचेगा। अगर माइनस होने के लिए तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इनमें से जरूरी नहीं है कि बोर्ड मास में ये कि पूरे के पूरा सिस्टम बैठा हुआ हो, उसमें से कुछ चीजें ही ले सकते हैं और कुछ चीजें छोड़ सकते हैं। अब जितनी भी चीजें लिया है वो भी इसी ऑर्डर में देखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, कोष्टक है, मझला कोष्टक नहीं है, छोटा कोष्टक है और बड़ा कोष्टक है, इसको छोड़ दिया। चिन्हों में देखा जाए तो भाग को छोड़ दिया, माइनस प्लस लिया है, गुणा को भी छोड़ दिया गया। ध्यान देना, जो दिया है उसको उसी क्रम में फॉलो करेंगे। 2 माइनस रेखिक कोष्टक लगा हुआ है। अब रेखिक कोष्टक लगा हुआ है, यहां से लेके यहां तक संख्या जो है वो इस तरह से लिखी है। तो इस रेखिक कोष्टक के अंदर भी कोष्टक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 5 में से 3 घटा 2 बचा, 5 में से 3 घटा 2 बचा। इस रेखिक कोष्टक के अंदर की बात कर रहे हैं हम, रेखिक कोष्टक के अंदर भी कुछ है, तो इसमें से 5 में से 3 घटा 2 बचा, 2 में से 2 घटा। अब रेखिक कोष्टक है ऊपर। अब यहाँ पे बच्चे लोग क्या गलती करेंगे, इसको हम बाद में लिखते जा रहे हैं। 0.8 लिख लिया, 0.8 लिख लिया, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा दिया। क्लास में क्या दिक्कत आ रही है? दो, यहाँ पे गलती क्या कर देते बच्चे लोग कि इनको जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की दिखाई दे रही पर जोड़ देंगे। यहाँ अगर अपने ऐसा कर दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कोष्टक के बाहर जो माइनस लगा वो कोष्टक के बाहर है, अंदर तक उसका असर अभी नहीं है। अगर इस कोष्टक को हटा दिया जाए तो इनको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब हम इन्हें जोड़ेंगे नहीं, इन दोनों को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा उस कंडीशन में। 2 में से 0 का 2 ही आएगा, और प्लस कितना है, 0.8 है। ये 2 कहां पे जुड़ जाएगा, इस 0 में जुड़ेगा। दशमलव के पहले पूर्ण संख्या होती तो ये पूर्ण संख्या है, तो इसमें जुड़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 2.8। सही आंसर हो जाएगा इसका दूसरा। बूट बहुत गंदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनफल होता है। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनफल होता है। जब भी प्रत्येक की बात आ गई है तो प्रत्येक में हर एक संख्या में जो होता है एक उसका गुणनखंड होता है, चाहे विषम हो सम हो। यहां पे गुमराह किया गया, विषम कर दिया उन्होंने, ऑड नंबर कह दिया कि एवरी ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर जितने भी दुनिया में नंबर है, चाहे ऑड हो, चाहे इवन हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे, ठीक है, इस तरह के नंबर हो, सारे नंबरों का जो एक गुणनफल होता है, क्या होता है, एक सभी का गुणनफल होता है।
तो यहां पर एक आंसर आएगा। नेक्स्ट ये रहा अगला क्वेश्चन। 111, 9,875 तथा 8,765 के योग से जो संख्या घटाने पर इतना प्राप्त होता है। ये बोला इनके योग में से क्या घटा दे कि इतना प्राप्त हो जाए। तो भाई साहब इसके जो भी योग आता है उसमें से इसी संख्या को घटा दो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर क्या बोला है कि 9,875, 8,765 के योग में से क्या घटा दे कि ये जो हो जाए वो 12,000 हो जाए। अभी ये कितना है 18,640 है। तो इसमें से क्या घटा दे कि 12,000 हो जाए। तो हम इसमें से 12,000 को ही घटा देंगे। 0 4 6, यहां पे भी 6 मिलेगा तो 6,640 घटा दीजिए। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा जो पूछा गया है। बातें हो रही हैं क्लास में और जितने भी लोग बातें कर रहे हैं वो ये मान के चलिए कि उनका पेपर निकलना नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट हमने पहले भी बोल दिया कि क्लास में 50 क्वेश्चन का टारगेट तभी हो सकता है जब आप क्लास में शांति बना के रखोगे। एक 1,150 मीटर लंबाई की एक रेल गाड़ी की बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा यदि रेलगाड़ी की चाल दे रखी है। तो ये सिंपल सा देख लेते हैं। ये खंभा है और यहां पर एक रेलगाड़ी इस खंभे को पार करना चाहती है। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या ये रेलगाड़ी खड़ी रहे, चले नहीं, और खंभा भी खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है, तो ये क्या पार हो जाएगा? तो ये पार होगा तो समय लगेगा। किसी भी काम को करने में समय लगता है। तो उन्होंने बोला है कि इस खंभे को पार करने में जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? 150 मीटर लंबाई का एक तुम्हारा रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर दे रखी है और ट्रेन की चाल कितनी दे रखी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दे रखा है, दे रखा है। तो हमने बोला कि अगर ये चाल नहीं होती तो ये कभी पार नहीं होता। हो जाता क्या पार? अगर इसकी चाल जल्दी हो जाएगी तो जल्दी पार हो जाएगा। तो समय पूछा है कि 150 मीटर लंबी है गाड़ी, अगर गाड़ी की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, अभी गाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? 150 मीटर लंबी है और इन्होंने बोला है कि कितना समय लगेगा इस खंभे को पार करने में। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? दूरी और चाल पर। ट्रेन अपने आप को पार कर लेगी उस तरफ, तो ट्रेन की जो लंबाई है वही उसकी दूरी कहलाएगी 150 मीटर। ट्रेन की चाल मीटर में है तो चाल जो समय जो चाल दे रखी है उसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा था, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 5/18 का गुणा 18 × 54। देखा जाए तो 5 का 3 से गुणा हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 15 से ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा? 10 सेकंड। और ये क्वेश्चन जो है 10 सेकंड का ही था। 10 सेकंड भी जाना होता है क्योंकि ना तो वहां पर डायग्राम बनाना है ना ही कुछ करना है, सीधा सा है समय दूरी बटे चाल होता है। खंबे को पार कर रहे हैं तो खंबे को पार करने में ये पेन पूरे खाली कर दिए बच्चों लोगों ने, रिफिल करने में टाइम लगता है। बच्चों से बोलते हैं कि मार्कर का यूज मत किया करो ज्यादा। क्या हो गया माइक को क्या होगा? चल नहीं रहा है क्या?
चाय भी नहीं है अभी। यहाँ पर आपके सामने 150 मीटर लंबी ट्रेन थी, ये पता है तुम्हें समय निकालना है, तो समय डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी तुम्हारी 150 थी, चाल जो है 54। ध्यान क्या रखना है कि मीटर में था तो मीटर बदलने के नाने 5/18 का गुणा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 गुणा करते हैं। 18 × 54, 5 × 15, 10 × 30, 3×30। इस तरह से हमारा ये आंसर सीधा एक ही बार में आ जाता। लेकिन कब आता, जब आपको ये समझ आ जाता जो हमने पहले बताया। जब भी आप खुद से क्वेश्चन करते हो और जब आप उसको एक ही लाइन में करने का प्रयास करते हो तो वो एक ही लाइन में हो जाता है, लेकिन पता तो होना चाहिए कि क्या कहां से जाता है। कई लोग तो क्या करेंगे, एग्जाम में ट्रेन बनाएंगे, खम्मा बनाएंगे, खम्मा के बाद उसमें फिर क्या करेंगे, जैसा बताया वैसा करने की कोशिश करते हैं। भाई वहां पे सजाने की जरूरत नहीं है। ये खम्मा, ट्रेन, आदमी जो भी हम बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझाने की वजह से। लेकिन जो एक्चुअली है वो तुम्हें पता हो गया कि ट्रेन खम्भे को पार कर रही है, तो दूरी, ट्रेन की लंबाई कितनी है, चाल कितनी है, इस पर डिपेंड कर रहा है। सीधा भाग देंगे, समय निकल आएगा। आप देखते हैं इसको। सोनू के पास 5 दर्जन 1/3 भाग अमिता को, क्या लिखा था, सोनू के पास 5 दर्जन 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग टॉफियां है। क्वेश्चन भी अटपटा हो गया, इसको छोड़ देते हैं। यहां पर देखते हैं, इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना, उसको अपन देख लेंगे बाद में। यहाँ पे क्या है, 114 नंबर क्वेश्चन, यदि एक घन के विकर्ण, एक घन का विकर्ण दे रखा है √12 सेंटीमीटर, तो उस घन का आयतन क्या होगा। आयतन के लिए हमने आपको उस दिन शॉर्ट में बता दिया था कि आयतन निकालना है और घन का विकर्ण पता है। क्या विकर्ण से डायरेक्ट आयतन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। विकर्ण दे रखा है और आयतन निकालना है, तो विकर्ण दे रखा है तो उसमें √3 का भाग दे दीजिए और आयतन निकालना है तो क्यूब कर दीजिए। सिंपल सा इस लॉजिक से आ जाएगा। क्यों, कैसे आया? क्योंकि ये जो विकर्ण बटे हमने किया है, विकर्ण बटे √3 जो किया है वो क्या है, भुजा है। घन का विकर्ण भुजा का √3 गुना होता है, तो √3 इधर चला गया तो विकर्ण में जैसे √3 से भाग दे देंगे तो हमारी भुजा निकल के आएगी। चालू है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट भुजा का क्यूब करेंगे तो घन का क्या निकल आएगा, आयतन निकल आएगा। कितना दे रखा, √12 और √3 से भाग दे दिया, क्यूब किया, तो ये 4 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा, 4। √4 का मान 2 होता है। √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। इसका जो आंसर है वो हमारा कितना आज किया है, 1। पहले नंबर का आंसर आ गया है। कुछ बच्चे मानते नहीं है, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं मानते, कुछ बच्चे बहुत ही सिंसियर रहते हैं जो पढ़ते हैं और वो ही एग्जाम निकालते हैं। सिर्फ वही बच्चे एग्जाम निकाल पाते हैं जो पूरा का पूरा 3 चीजों का इस्तेमाल ठीक से करते हैं। वो 3 चीजें क्या है, कान, आंख और दिमाग। जब तक तुम आंख से और कान से सुनोगे नहीं, मतलब आंख से तो नहीं सुन सकते, जब तक कान से ठीक से सुनोगे नहीं, एक चीज और कर लेते हैं, 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर ठीक से समझना है तो। क्या, कान चालू रखो यानी कान से ठीक से सुन लो, आंख से ठीक से देखो और मुंह को बंद कर लो, ठीक है। दिमाग का पूरी तरह से संतुलन बना के रखो। ऐसा नहीं है कि दिमाग तुम्हारा क्लास से बाहर चल रहा है और क्लास यहां पे चल रही है, वे पड़ोसी से बातें कर रहे हैं, बड़े मजे से कर रहे हैं बगल में।
कुछ नहीं है तो बगल वाले में मुक्के मार रहे हैं, ये सब चीजें नहीं होती। आप ठीक से बैठे, डिस्टेंस बना के बैठे, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। ये क्लास जो है आपके भविष्य के लिए है, जहां पर शांति का माहौल तुम्हें बनाना है। और आज अगर आपने इन 3 या 4 चीजें जो हमने बताई हैं, एक तो क्लास चल रही है तो अपना मुंह बिल्कुल भी, जब बोला जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उस समय बोल सकते हो कि सर बताएं मुझे ये समझ नहीं आया, वो अच्छी बात होती है, एक अच्छी आदत है। दूसरी, पड़ोसी से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे समझा रहे हैं, सर समझा रहे हैं और तुम लगे हैं बगल में बातें करने, ये बुरी बात होती है, ये आपको पता है। लेकिन कुछ बच्चे जो है इसी फिराक में रहते हैं कि सर की नजर हटे और हम बातें करें। तो ध्यान दें, इस चीज का हम बार बार अप्लाई करनी है, बार बार आप ध्यान रखें, ध्यान से सुनो, दिमाग लगा के उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाइए, दिमाग लगाइए उसमें, तो क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। इस क्वेश्चन को तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दिमाग जो है पेन से तेज चलता है। जैसे तुम्हें पता है घन का विकर्ण दिया, √3 से भाग दिया, √3 से जैसे ही भाग दिया तो सीधी भुजा कितनी निकला, √2 4 आ गया, ये देखने की जरूरत नहीं है, 2 आंसर आ गया। √3 से भाग दिया, 4 आया, 4 का मान 2 आया, 2 का क्यूब 8 होता है, सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीजें कब होती है, जब तुम्हारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट होता है और क्वेश्चन को समझ पाते हैं। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर होता है, ये जो दे रखा है, अब 12 दे रखा है। घन का विकर्ण जो होता है वो भुजा का कितना गुना होता है, घन की बात कर रहे हैं, √3 गुना होता है। बराबर कितना दे रखा है, √12। अंडर के अंदर जो होता है, अंडर दोनों संख्या अंडर में है तो वो अंदर घुस के इसे काट देगा, अंदर घुस के काट देगा, तो √3 से 12 कट गया 4 बार, 3 चौके 12। √4 का मान जो होता है वो 2 होता है। घन हमारा ये रहा घन, जिसकी हर एक भुजा हमने निकाल ली है, 2 आ गई है, 2 2 2। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन जो है हमारे सामने आ चुका है। देखो क्लास में और ज्यादा बातें होने लगी, वो देखो पीछे देख रहा है, और ज्यादा पीछे देख रहा है। तो यहां पर इन सब का गुणा किया तो 8 निकल के आया। अब घन का जो विकर्ण था, घन का विकर्ण आखिर √3 गुना क्यों होता है उसको देख लेते हैं। घन की प्रत्येक भुजा, भुजा पता नहीं था तो प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है। घन की हर एक भुजा कैसी होती है, समान होती है। इंग्लिश में घन को क्यूब कहते हैं, क्यूब, ठीक है। तो क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है और इक्वल साइड होती है। और घन का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, चौड़ाई यानी वृत्त का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, सबका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, इसलिए जो फाइनल आंसर है, जो विकर्ण निकल के आया, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर 3 बार है इसलिए 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, इसलिए जो एक्स था जो हमने भुजा मानी थी वो अंडर रूट के बाहर आ गया और ये 3 हो गया। इसलिए घन का जो विकर्ण होता है वो भुजा का कितना गुना है, √3 गुना होता है। ये आपको पता होगा तो बड़े आसानी से आप समझ पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। 6% वार्षिक दर से, 6% वार्षिक दर से 5000, यहाँ पर नहीं लिखा है इसकी कोई बात नहीं है, पर पढ़ने में ठीक लग रहा है इसलिए हम कुछ चीजें ठीक के लिए मिर्च मसाला लगा रहे हैं। तो 6% वार्षिक दर से 5000 पर 146 दिन के लिए
साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या करना है आपको, साधारण ब्याज का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है और दिन पर पूछा है कि 5,000 रुपया पर 146 दिन का ब्याज कितना होगा। ब्याज बराबर क्या होता है, SI इज इक्वल टू पर बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। और ये जब होता है जब समय जो है, रेट अगर वार्षिक दे रखी है, ये प्रतिवर्ष दे रखा है, ये क्या दे रखा है, दर जो है प्रतिवर्ष दे रखी है, तो समय भी हमारे वर्ष में होना चाहिए, तब जाके ये लगाते हैं। अगर ये बैलेंस नहीं खाते, समय और दर बैलेंस नहीं खाते, यानी अलग अलग फॉर्म में दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा, इसी दिन में बदलना पड़ेगा दर को। तो सिंपल सा क्या है, जब हमें दिन पर दिया हो समय दिन में दे रखा है, तो हमें दर को भी दिन में, यानी 365 दिन होते हैं एक साल में, कितने होते हैं, तो हमने ये दिन को नहीं, हमने क्या कर लिया, इसको साल में बदल लिया। दिन को साल में बदलना है तो हमें 365 का भाग देना होता है। देखो अभी क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहा है, बहुत ही ज्यादा। सजने संवरने में इतना टाइम लगता है इनको, पूरा ध्यान यहाँ पे नहीं दे पा रहे हम। क्या थोड़ा सा भी अगर दिमाग सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होता है, पढ़ाने वाले का भी और पढ़ने वाले का भी। उसका तो वो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। तो दिन को हमें साल में बदलना था, इसलिए हमने दिन में क्या करते हैं, भाग देते हैं 365 का। और मुझे लग रहा है इस तरह से क्लास में 50 क्वेश्चन का टारगेट पूरा नहीं होगा। अभी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आप लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। कर लीजिए आप बातें हम भी कर लेंगे, टाइम पास कर लेंगे। और ध्यान रखें, अगर हमने इसमें टाइम पास करना शुरू कर दिया तो ये वीडियो सबसे ज्यादा चलने वाला है, क्योंकि लोगों को टाइम पास ही पसंद है। एंटरटेनमेंट करा दे अभी इस चैनल को मैथ एकेडमी की जगह पे फनी एकेडमी रख दें, तो लोग क्या करेंगे, इसको खोलेंगे कि फनी एकेडमी। एकेडमी माने अध्ययन का एक संस्था होती है जिससे एकेडमी कहते हैं, जहां पर सिर्फ अध्ययन किया जाता है, पर उसका नाम बदलना पड़ेगा मुझे, कर देते हैं, ठीक है, तो लोग ज्यादा देखेंगे। तो देखिए यहां पर समय था दिन में, उससे हमने 365 का भाग दे दिया, तो ये काय में आ गया, किस में आ गया, ये साल में बदल गया। प्रिंसिपल जो था 5,000 था। इस क्वेश्चन को करने में मात्र 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन ये 3 मिनट का हो गया सवाल। देखो 146 बटे 100 और क्या था इसमें 365, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 से काट लेते, 5 एकम 5, 10 बार कट गया, 5 से का 5 सत्ते 35 और 5 दिया 15, 73 दूनी 2 बार एक कट गया, 6 दूनी 12, 12 के 10 से गुणा 120 है, 120 आंसर निकल के आया, दूसरा आंसर। ये क्वेश्चन इतनी आसानी से समझ में आ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में रियल में कुछ समय नहीं लगता। यहाँ पे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हो जाते, जितने में एक क्वेश्चन ही हो पाया। कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा। संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवा मान क्या होगा। सन्निकट हजारवा मान, तो ये जो दे रखा है वो हजार में ही दे रखा है, 49,532 है। तो सीधा देखा जाए तो ये 5,000 के पास हो गया, 50,000 के पास हो जाएगा। तो 49,532 है। हजार में देखना है मान कि हजारवा मान क्या होगा सन्निकट में। किसको, हमको आ रहे हैं।
तो ये हजार में क्या हो जाएगा, ये बोलना चाह रहा है कि ये 40,000 49,000 के पास में है या 50,000 के पास में है। ये डिसाइड कौन करेगा, बीच वाला। इन दोनों के बीच में कौन है, 49,500। अगर इसमें थोड़ा सा भी प्लस कर दे 49,500 में, तो ये संख्या इधर चली जाएगी। अगर हम इसमें माइनस कर दे थोड़ा सा, तो ये संख्या इधर आ जाएगी। अभी देखते हैं कि 49,500 प्लस है ये, तो आंसर कितना हो जाएगा, 50,000। जस्ट मिनट देखें, अभी नहीं चालू बंद पूरा कर दो।